नमस्कार। राज्यों की जंग इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो बात करेंगे हरियाणा चुनावों की, जहां कल हमने देखा कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 31 नाम दिए थे, उसके बाद एक नाम और इसमें शुमार किया, वो था इसराना सीट से बलबीर सिंह। यानी कुल 32 नाम अब तक कांग्रेस के सामने आ चुके हैं। पहली लिस्ट में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। वहीं जुलाना सीट जो कि जींद में पड़ती है, वहां से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है, मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष उदय भान होडल सीट से मैदान में होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के ज्यादातर जो मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस ने एक बार फिर से उन्हीं पर अपना दांव लगाया है। और साथ ही आपको बता दें, जो कल लिस्ट आई है उसमें 3 ऐसे विधायक भी हैं जिनको लेकर जो बताया जा रहा है कि वो दागी हैं। सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जो अभी जेल में है, उनके खिलाफ यहां पर ईडी की जांच चल रही है। सुरेंद्र पवार जो कि सोनीपत से है और अभी इस वक्त जेल में है। दूसरा नाम है राव दान सिंह जो कि महेंद्रगढ़ से हैं, और तीसरा नाम है धर्म सिंह छौकर जो कि समालखा से है। तो ये वो 3 नाम है जिन पर ईडी की तलवार इस वक्त लटक रही है। मौजूदा विधायक हैं, इनके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है, लेकिन फिर भी इन तीनों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऐसा करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी ओर से उनको एक क्लीन चिट देने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि सरकार इन तीनों विधायकों को फंसा रही है और तीनों को वो दोषी कांग्रेस नहीं मानती। यही वजह है कि जो पहली लिस्ट आई है, इन तीनों विधायकों के नाम उसमें हैं और एक बार फिर इन तीनों पर दांव यहां कांग्रेस खेल रही है। और अब जो लिस्ट आई है, कल हमने देखा 32 नामों की, उसमें अब आपको हम बताते हैं कि किसका पलड़ा भारी है इस लिस्ट में। यहां 32 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उनमें से 28 जो है मौजूदा विधायकों को टिकट यहां पर दिए गए हैं। नए नामों में हम जानते हैं कि विनेश फोगाट का नाम है, उनको मैदान में उतारा गया है। उदय भान और रामकरण भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जिन विधायकों को टिकट मिला है उनमें से 23 जो है भूपेंद्र हुड्डा के गुट के माने जाते हैं। तो कांग्रेस के भीतर हम जानते हैं कि हरियाणा में गुटबाजी भी है। तो 23 नाम, जो कल 32 नाम आए उनमें से 23 जो है भूपेंद्र हुड्डा गुट के माने जाते हैं, जबकि केवल 4 कुमारी शैलजा के करीबी रहे हैं, उनको यहां पर टिकट मिला है। यानी 23 वर्सेस 4, यानी गुट किसका हावी रहा कल की लिस्ट में साफ हो गया है। सोनीपत और समालखा जैसी सीट जो है वो हुड्डा अपने समर्थक विधायकों को दिलवाने में कहीं ना कहीं यहां कामयाब रहे हैं। तो यहां पर आपको ये भी बता देते हैं, मुख्यमंत्री पद हम जानते हैं कि नायब सिंह सैनी जो है बीजेपी के, उनको लाडवा की सीट से उतारा गया है। उनके मुकाबले कांग्रेस ने किसको उतारा है, यहां पर मेवा सिंह वो नाम है जो कि उतारे गए हैं यहां पर। और दूसरी तरफ आपको हम ये भी बता दें कि शेर सिंह बड़शामी ये आईएनएलडी के हैं और इनका मुकाबला जेजेपी एएसपी रणजीत नैन से यहां पर होने जा रहा है। तो काफ़ी यहां पर एक हाई प्रोफाइल जो सीट है उन पर किस तरह का मुकाबला है ये देखना होगा। लाडवा पर इस बार जो है चौतरफा मुकाबला है। बीजेपी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उम्मीदवार है, कांग्रेस से मौजूदा विधायक मेवा सिंह जो है उनको उतारा गया है, और आईएनएलडी से पूर्व विधायक शेर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जेजेपी और एएसपी का जो गठबंधन है, उन्होंने रणजीत जो है नैन को टिकट दिया है। तो मेवा सिंह की अगर हम बात करें तो पहला चुनाव है उनका, और 2009 में बीजेपी से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। 2014 में बीजेपी और 2019 में कांग्रेस के वो उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। इसके अलावा आपको बता दें, विधानसभा में 30,000 जो है जाट वोट है, 36,000 जो है सैनी समाज के मतदाता हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि किस तरह की रणनीति यहाँ पर तैयार हुई है। मेवा सिंह का हम बता रहे हैं, एक प्रोफाइल पूरा बता रहे हैं कि 2014 में बीजेपी से लड़े थे और 2019 में जो है वो कांग्रेस से। और यहाँ पर किस जो है समुदाय के कितने वोट्स हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। 20,000 हरिजन है, 20,000 कश्यप है, इसके अलावा करीब 15,000 जो है वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, और 9200 जाट और सिख वोटर्स है। तो ये हम आपको बता रहे हैं पूरा का पूरा प्रोफाइल, जिस सीट पर ये मुकाबला लाडवा सीट है, जातीय समीकरण क्या है वो हमने आपको
इसके जरिए बताने की कोशिश की। तो चौतरफा मुकाबला यहाँ पर है। जुलाना की बात इसलिए यहाँ पर करना ज़रूरी है कि जुलाना अब एक हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो गई है क्योंकि विनेश फोगाट को यहाँ से कांग्रेस ने उतार दिया है, अपना उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने अब तक यहाँ पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो आई है अभी तक बीजेपी की, उसमें जुलाना का उम्मीदवार उन्होंने अभी घोषित नहीं किया है। ये एक जाट बहुल सीट है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जुलाना में विनेश फोगाट का ससुराल भी है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि पिछले 3 चुनावों में जुलाना से कांग्रेस की हार होती रही है। 2009, 2014 यहाँ पर आईएनएलडी के परमिंदर सिंह ने जो है वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और 2019 की अगर हम बात करें तो जेजेपी के अमरजीत डांडा जो है वो यहाँ से जीते हैं। तो कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 9.84% वोट की यहाँ हमने देखा। 2005 में अंतिम बार ये जुलाना की जो सीट है जो कि जींद के अंदर आती है, वो 2005 में आखिरी बार कांग्रेस ने जीती थी। तो एक बार फिर क्या कांग्रेस जुलाना सीट से विनेश फोगाट को जो मैदान में उतार रही है, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति लेने की कोशिश है, ये एक देखने वाली बात है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं, साथ ही एक खास मेहमान जो कि विजय गुप्ता संपादक हैं अमर उजाला हरियाणा के। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही प्रशांत, पहले आपसे समझना चाह रहे हैं, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी बयान आया है कि ओलंपिक को लेकर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भगवान ने उनको सजा दी है, एक बेईमानी की थी विनेश फोगाट ने। जो पूरा माहौल इस वक्त बन रहा है, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं, वो भी तब जबकि कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है 32 लोगों की? जी देखिए जय, बिल्कुल कल जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हुई थी, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन, जो शुरुआती प्रतिक्रिया आई थी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की, उन्होंने कहा था कि एक लोकतांत्रिक देश है, वो जहां चाहे जा सकती है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी के तौर पर हम सब उनका सम्मान करते हैं, देश उनका सम्मान करता है। लेकिन अब देखिए यही 24 घंटे के भीतर अब जब वो एक राजनीतिज्ञ बन गई है विनेश फोगाट, तो अब बीजेपी की तरफ से हमला शुरू हो गया है। और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, जिनके खिलाफ विनेश फोगाट, उन्होंने बड़ी 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 बातें की हैं और बड़ा आरोप लगाया है विनेश फोगाट पर। तो जाहिर है अब चूंकि अब राजनीति के मैदान में आ गई हैं विनेश फोगाट और वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इस तरह के हमले अब होंगे। उनका चूंकि नाता खेल से रहा है, पहलवानी से रहा है, वहां पर एक विवाद रहा है। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था ये आरोप लगाते हुए कि रेसलिंग फेडरेशन में किस तरह से वहां पर और बच्चियों के साथ व्यवहार किया जाता है। तो अब लेकिन जब वो राजनीतिक बन गई हैं, अब वही मामला फिर से दोबारा आ रहा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अब विनेश फोगाट के खिलाफ हमला तेज करेंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कल जो लिस्ट आई गया, वो एक तरह से हम कह सकते हैं जिसको सेफ साइड खेलना, सेफ खेल रही है कांग्रेस। और पहली लिस्ट में केवल 32, पहली लिस्ट में तो 31 नाम आए थे, बाद में एक और नाम जोड़ा गया। तो 32 नामों में से जब 28 सिटिंग विधायक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितना सेफ खेलना चाह रही है। अब जो चुनौती है कांग्रेस के लिए, जिन सीटों पर ज्यादा लड़ाई है, जहां पर कोई विधायक नहीं था कांग्रेस का, वहां पर कांग्रेस अब कैसे आगे बढ़ेगी। और उन्हीं सीटों की वजह से अभी मामला इतना अटका हुआ था। अभी तक कांग्रेस ने अब तक केवल 32 नाम जारी किए हैं, और जो 32 नाम जारी किए हैं, जैसा आपने बताया, 3 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनको लेकर परसों जहां तक मुझे याद है एक बैठक भी हुई थी उप समिति की, उसमें काफी चर्चा हुई थी। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था ये कहते हुए कि उनके खिलाफ जब इस तरह के मामले चल रहे हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाए। लेकिन चूंकि ये तीनों भूपिंदर सिंह हुड्डा कैंप के माने जाते हैं, तो जाहिर तौर पर हुड्डा अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए हैं लगता है। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर गुरप्रीत भी हमारे साथ है। गुरप्रीत, आपने प्रशांत को सुना, जो पहली लिस्ट आई है 32 में से 28 विधायकों पर दोबारा दाव जो है कांग्रेस लगा रही है। अब वो सीटें जिन पे कहीं ना कहीं कई कैंडिडेट्स, कई उम्मीदवार जो कि विधायक नहीं है, लेकिन यहाँ एक टफ डिसीजन कांग्रेस के लिए रहेगा लेना। आपको क्या लग रहा है वो लिस्ट कब तक आएगी? क्या आम आदमी पार्टी के साथ जो मोलतोल चल रही है उनसे बात हो जाने के बाद वो लिस्ट आएगी, या अंदर क्या चल रहा है अब? जी बिल्कुल, देखिए जो लिस्ट है, लिस्ट तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी हाई कमांड है वो भूपिंदर सिंह हुड्डा
जिनकी बिल्कुल हर बात में मानी जा रही है। उनको बोला जा रहा है कि जैसे बीजेपी में लगातार देख रहे हैं विद्रोह हो रहा है, उन्होंने कहा है कि इस बात को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कांग्रेस बता चुकी है कि 2500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जो उन्होंने पहले सबसे बड़ा सेफ खेला है, जो पहले विधायक थे एक पॉलिसी बना के कि उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी, 28 के पुराने हैं और जो 4 है वो नए हैं, उनको पहले कन्विंस करके 4 लोगों को फिर उन्होंने टिकट अनाउंस की है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस इस बार सभी समीकरण को देखते हुए टिकट है। लेकिन टिकट जैसे आप बात कर रहे हो तो जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि टिकट तो 60 से ज़्यादा टिकटों पे ऑलरेडी मंथन हो चुका है और डिसाइड हो चुका है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी में उन्होंने पहले बोला कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांगती थी, लेकिन 5 से 7 सीटें देने की उनको आगे उन्होंने क्या कहा है कि हम 5 से 7 सीटें दे सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि 5 से 7 सीटें छोड़ के जो बाकी सीटें हैं, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बाहर से आए हैं। आज भी हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसने लोकसभा में इनको सपोर्ट किया था उसको टिकट दी गई है। ऐसे कई नंबर हैं जिनको नंबर को लेके लगातार जो पार्टी हाईकमांड है वो ये चाहती है कि जो टिकट दी जाए उसको सहमति मिले और वहाँ पे वोट काटने वाले ना हो। जैसे आज भी हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट खड़ने को बोल दिया, जिसको कांग्रेस को राजेश जून है जो जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट खड़ेंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट खड़ते हैं तो कांग्रेस में लगातार काम करने के बाद कांग्रेस की वोट ही डिवाइड होएगी। तो इन सभी पैरामीटर का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लिस्ट को लेके मंथन हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि पार्टी को डैमेज ना हो, उस बात को लेके चर्चा लगातार चलती आ रही है। जी, हमारे साथ मोहम्मद गजाली भी हैं। गजाली, आपने यहाँ पर गुरप्रीत को सुना, आपसे भी समझना चाह रहे हैं कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आ गई है उसमें किसका दबदबा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये तो साफ है कि 23 विधायक जो कि हुड्डा ग्रुप के हैं, 4 विधायक जो 4 कैंडिडेट जो है शैलजा ग्रुप के, उनको टिकट दिया गया। अब आने वाली जो लिस्ट है बाकी बचे हुए कैंडिडेट की, कांग्रेस के लिए एक मुश्किल डिसीजन रहेगा, क्योंकि बगावत अंदर से एक उसके सुर देखने को धीरे धीरे मिलने शुरू हो रहे हैं। जी देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं। पहली बात कि अगर आप 2019 के चुनाव और उसकी सूची की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमांड हो या लोकल लीडरशिप की जो फीडबैक यही रही है कि जो उम्मीदवार या विधायक हैं उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया गया है। 32 में से करीब 28-29 सिटिंग एमएलएज हैं जो विधायक हैं। दूसरी बात कि किसका स्टैंप है इस लिस्ट पे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार एक और चीज़ कांग्रेस देख रही है कि हरियाणा में ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हवा नहीं है, कांग्रेस को लग रहा है कि ये पार्टी की हवा है। तो अब जो अगली लिस्ट आने वाली है वो एक सिरदर्द भी रहेगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि पहली लिस्ट में तो आपने सिर्फ सिटिंग एमएलएज को दे दिया तो वो बहुत सेफ है बीजेपी से अगर इसकी तुलना करें तो, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद रोना धोना शुरू हो गया, कई उम्मीदवार नाराज हो गए, उनको मनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बीजेपी से ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी सरकार में है हरियाणा में, तो उससे ज़्यादा जो है आसान होगा कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई विकल्प है नहीं कि जो लोग रूठे हैं उनको मनाया कैसे जाए। आप राज्यसभा भेज नहीं सकते, लोकसभा भेज नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आगे उम्मीदवारों की सूची आएगी वो कांग्रेस के लिए भी सरदर्द रहेगी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि जननायक जनता पार्टी जो है वो इतनी सीट लेकर चली जाएगी। और इस बार कांग्रेस को जो अपने रुझान, अंदरूनी रुझान तो मिल रहे हैं कि वो बहुमत का आंकड़ा भी छू लेगी या उससे ज्यादा भी रहेगी, लेकिन कांग्रेस ये भी सोच रही है कि कहीं भी ऐसी चूक ना हो जो 2019 में हुई थी। और पिछली बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा था कि अगर सारे ही टिकट उनके मत के हिसाब से दिए जाते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू पाती। 2019 की बात कर रहा हूं। तो इस बार जो है जितने टॉप लीडरशिप हैं स्टेट के, उनके राय को जरूर नजर में रखा जाएगा। हालांकि उसमें सबसे शीर्ष पे जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को भी समझ रही है कि चुनाव के बाद के जो समीकरण होंगे उसको भी संभालना होगा और अंदरूनी कला ऐसी
ऐसी होती है कि अगर एक ही सीट पे 2-3 लोग जो टिकट के उम्मीदवार हैं या चाहते हैं, अगर वो नाराज हो गए तो कहीं उनका गेम मतलब खेल ना बिगाड़ सके चुनाव में। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए दीपक बाबरिया की वो बाइट हम लोगों ने चलाई थी कि वो रो पड़े समर्थकों के बीच में, और ये भी कहा कि शायद राहुल गांधी की तरफ से प्रोत्साहन सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो लोग नाराज हैं या जिनको टिकट नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस भी ये चाह रही है कि टिकटों का वितरण हो, लेकिन जो लोग बागी हैं या जो लोग नाराज हो जाते हैं उनको भी समय से पहले संभाल लिया जाए, मना लिया जाए, ताकि वो पार्टी की बनी बनाई गेम को बिगाड़ ना सके, बनी बनाई गेम को बिगाड़ ना सके। और फूंक फूंक कर कांग्रेस यहाँ पर कदम रख रही है। हमारे साथ विजय गुप्ता भी हैं, संपादक हैं अमर उजाला हरियाणा के। यहाँ पर आपने हमारे तमाम विजय जी ग्राउंड के जो रिपोर्टर्स हैं उनको आपने सुना। कांग्रेस की जो लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, खास तौर से मैं बात करना चाहूंगी विनेश फोगाट की सीट को, जुलाना की अगर हम बात करें, जींद में आता है, वो ससुराल भी है विनेश फोगाट का। लेकिन 2005 से कांग्रेस जो है ये सीट नहीं निकाल पाई है। तो यहाँ विनेश फोगाट को उतारना आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या विनेश फोगाट के प्रति जो एक सहानुभूति की लहर इस वक्त चल रही है उसका फायदा कांग्रेस लेना चाह रही है? जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस को ये लगता है कि एक जो सहानुभूति है प्लेयर्स के प्रति, खासतौर पे विनेश फोगाट के प्रति, उसका जो है उसको फायदा होगा कांग्रेस को। लेकिन जुलाना की सीट, जैसा आपने अभी बताया, वो बहुत आसान नहीं रही है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल 2005 के बाद से नहीं जीत पाई है और जाट बहुल ये है, लेकिन विनेश फोगाट जो है वो राठी हैं, जो राठी, क्योंकि यहाँ पर भी ये है कि गोत्र, जैसे फोगाट जो है वो ज्यादा चरखी दादरी में, जो दादरी सीट जो है वो ज्यादा सेफ मानी जा रही थी, या पाटड़ा जो है वहां पर जो है वो शोरान आपके हैं। यहाँ पर जो है राठी है, लेकिन राठी जो है वो बहुत कम है यहाँ पे वोटर्स। तो ये भी अंदर जाटों के अंदर भी ये चलता है। लेकिन फिर भी जो है उनका ये है कि जाट वोट बैंक जो है वो इस बार जो है वो कांग्रेस के प्रति एक रुझान उसका होगा, जैसे परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस जो है वो मानती है जाटों को। लेकिन जुलाना की सीट पे, क्योंकि दूसरे जो दलों के प्रत्याशी हैं वो भी जाट ही रहे हैं, इसलिए जो है वो फैक्टर बहुत ज्यादा पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस को फायदे नहीं देता रहा है। इस बार सहानुभूति वाला जो फैक्टर है कि उनकी ससुराल वहां है, हालांकि वो वहां पे परिवार अब रहता नहीं है, वो खरखौदा में जो है वो शिफ्ट कर गया है, लेकिन फिर भी वहां से जुड़ाव है। और पूरे प्रदेश में ये है कि नहीं, जुलाना की ये बहू हैं, तो उसका ही फायदा जो है कांग्रेस इस बार मान रही है कि उनको मिलेगा। प्लस ये भी है कि पिछली बार जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो भी अब कांग्रेस के समर्थन में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोट शेयर वो भी हो सकता है कि कांग्रेस के प्रति आ जाए। जी, एक और सीट की यहाँ बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने नायब सिंह सैनी के खिलाफ जो है मेवा सिंह को उतारा है। उनकी पृष्ठभूमि और जो आप उस इलाके के समीकरण के बारे में हमारे दर्शकों को बता पाएं। मेवा सिंह सिटिंग एमएलए हैं और उनका अपना प्रभाव है वहां पर। ये जरूर है कि एक जब सीएम कैंडिडेट होता है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से, तो उसका असर पड़ता है। लोगों को ये लगता है कि अगर सरकार बनी तो उनका विधायक जो है वो मुख्यमंत्री होगा। दूसरा ये है कि वहां पर जो ओबीसी वोटर्स हैं वो काफी तादाद में है, और उसके बाद जाट भी है, लगभग बराबर बराबर ही है। तो कोई जातीय समीकरणों से तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है भाजपा को। ये जरूर है कि एक एंटी इनकम्बेंसी, वो उसको कितना जो है वो रोक पाते हैं मुख्यमंत्री सैनी, ये देखना होगा। और एंटी इनकम्बेंसी को जितना वो रोक पाएंगे एक व्यक्तिगत अपनी प्रभाव से या छवि से, उतना वो जो है वो अपनी सीट को आसान कर सकते हैं। लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा जो है एंटी इनकम्बेंसी वहां पर हो गई है। और क्योंकि ये पहले जो है वो नारायणगढ़ से वो थे, फिर कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, फिर करनाल से इन्होंने जो है उपचुनाव लड़ा, एमएलए बने, और अब जो है लाडवा में आए हैं। तो बहुत ज्यादा समय ये वहां पर दे भी नहीं पाए हैं। ये ठीक है कि इनका प्रभाव वहां पर है और सैनी वोट्स भी हैं, तो उसका इनको फायदा मिल सकता है। लेकिन बहुत आसान जो है वो मुख्यमंत्री के लिए लाडवा की सीट नहीं है। मोहम्मद गजाली भी हमारे साथ हैं। गजाली, यहाँ पर आपने विजय जी को सुना,
10 साल का शासन बीजेपी का हरियाणा में, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक कहीं ना कहीं होता है जब इतना लंबा वक्त कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है। आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा गठबंधन बाकी अन्य दलों के बने हैं और अब एक बार फिर बीजेपी जो है मैदान में है, कांग्रेस और आप का शायद गठबंधन हो जाए ना हो जाए, अभी वो कुछ वक्त बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। क्या लग रहा है, जनता इस बार चुनाव किस तरह से देख रही है? जी देखिए, अगर आपको ध्यान में आए तो मुझे याद आती है 2022 में जिस तरह से कांग्रेस ने पंजाब के विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री बनाया था, ये सोचकर कि पंजाब में जाति के आधार पर वोट होगा और वो दलित समुदाय से आते हैं तो उसके वोट पड़ने से पंजाब में कांग्रेस की सरकार दोबारा आ जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। कुछ ना कुछ वही याद जो है मुझे अब हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी को बनाया गया, वही सेम नैरेटिव तैयार हो रहा था कि ओबीसी समुदाय से हैं, उस जाति के जो लोग हैं वो ज़रूर सैनी साहब के पीछे लगेंगे या बीजेपी को समर्थन देंगे। लेकिन एक बहुत गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में हरियाणा में किसानों के बीच और गांव ग्रामीण इलाकों में भाजपा की जो छवि है, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो बहुत नेगेटिव वो बिल्डअप हुआ था। लेकिन अगर आप मनोहर लाल खट्टर की बात करें जो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ज़मीनी रिफॉर्म्स जो हैं किसानों को लेकर, खेती को लेकर बहुत ऐसे रिफॉर्म्स और बहुत ऐसे इनिशिएटिव लिए थे जिसका अगर प्रचार प्रसार सही करती भाजपा तो शायद कुछ परसेप्शन बदल सकता था। लेकिन भाजपा ने वो रिस्क लिया नहीं, उनको लगा कि नायब सिंह सैनी के आने से वो सारा एंटी इनकम्बेंसी जो है वो धुल जाएगा। लेकिन अभी ऐसे आसार लगते नहीं हैं, क्योंकि अगर पिछले 4-5 महीनों की बात करें, जब से नायब सिंह सैनी सीएम कार्यालय में बैठे हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई निर्णय नहीं दिखा है जिससे लोगों को लगे कि इनके 6 महीने या 7 महीने या 5 महीने के कार्यकाल में हरियाणा की कायापलट हो गई। दूसरी एंटी इनकम्बेंसी को, और गुप्ता साहब सही बता भी पाएंगे कि एंटी इनकम्बेंसी को झेल पाना या उसको तोड़कर आगे निकल पाना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आसान चुनौती नहीं होती है। और ऐसे में एक ऐसे बड़े परिपक्व राजनेता की ज़रूरत होती है जिनकी मास अपील हो पूरे हरियाणा में या पूरे राज्य में, जिनके एक फेस पर जो है आप चुनाव लड़ सकें। भाजपा हर राज्य में आप देखें कि एक नया चेहरा लेकर आती है चुनाव के बाद और फिर हम उसको मास्टर स्ट्रोक समझते हैं। लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी को चुनाव से पहले ही एक चेहरा बना लिया गया है और अब ये बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, क्योंकि पूरे 10 साल आपने वो राजनीति की है या लोगों के अंदर वो समझ गई है, वो एक परसेप्शन बना है कि भाजपा गैर जाट राजनीति करती है। तो एक ये भी समय है जाट समुदाय के लिए, एक ये भी संदेश जा रहा है कि शायद अगर भाजपा चुनाव नहीं जीतती है तो हरियाणा में फिर से एक जाट मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस की तरफ से सबसे अग्रिम श्रेणी में आते हैं उस रेस में कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होता है। हालांकि कांग्रेस किसको बनाती है नहीं बनाती वो बात की चर्चा है। तो एक जातीय समीकरण वाली बात भी है। दूसरी बात, आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि क्या होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो पंजाब, हरियाणा और रूरल इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें चुनाव में असर पड़ता है महिला वोटर और आपके घोषणा पत्र से। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा संक्षेप में गजाली एक बार हम विजय जी को भी शामिल कर लेते हैं। आपका टेक, आखिरी वक्त की थोड़ी कमी है, बताएं विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पे? जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी रही है और उसी के मद्देनजर जो है वो भाजपा ने मुख्यमंत्री का बदलाव किया। मनोहर लाल जी को जो है वो केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया, वो सांसद बने और वहां पर मंत्री भी उनको बना दिया गया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास एक तो इतना समय नहीं था, लगभग 90 दिन ये मान के चल रहे थे। इन्होंने कई बार कहा भी कि मैं 90 दिन का एजेंडा लेके चल रहा हूँ, लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे तो काम के लिए सिर्फ 56 दिन ही मिले। अब उन 56 दिनों में भी वो कितना कुछ कर पाए हैं। उनको घोषणा मंत्री जो है वो घोषणा वाला मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस कह रही है, क्योंकि घोषणाएं तो उन्होंने ताबड़तोड़ की, लेकिन वो धरातल पे उसका असर वो तो इतने जल्दी नहीं नजर आएगा। और तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो लोगों में सरकार के प्रति रोष है वो कम नहीं हो पाया है। तो बेशक जो है वो मुख्यमंत्री को बदल भी दिया गया। और ये भी माना जाता रहा शुरू में तो कि नायब सिंह सैनी वो कहीं ना कहीं जो है वो मनोहर लाल जी के ही जो है वो शिष्य हैं। और जैसा एक जो जिस तरीके से जिस लाइन एंड लेंथ पे मनोहर लाल जी की सरकार चल रही थी वैसे ही वो भी चलती रहेगी और कमोबेश वैसा ही रहा भी। कुछ निर्णय जरूर हुए, जैसे अग्निवीर का इनको लगा कि
लोकसभा चुनावों में उसने इनको जो है वो नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने घोषणा की कि हम 10% आरक्षण जो है वो नौकरियों में अग्निवीर से जो करके आएंगे उनको देंगे। जी। लेकिन वो तो तब की बात है जब होगा। तो बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और चलिए, उसको कम करना वो मुश्किल है। एक चुनौती ज़रूर है यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि 10 साल से शासन में है और उसके सामने एक बार फिर से जनता के बीच में उतर रही है, तो कई फैक्टर्स यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए। वहीं कांग्रेस भी किन मुद्दों को अब यहाँ पर लेकर आती है और पूरी लिस्ट अब जो तैयार हो रही है उस पर किस तरह से चिंतन और मनन चल रहा है, उस पर हमने बातचीत की। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स प्रशांत, गुरप्रीत और मोहम्मद गजाली का भी बहुत बहुत शुक्रिया।